help us understand what's the world order, what is happening exactly, both in terms of geopolitics and in terms of investment assets. Where are we? नहीं आई थिंक आप अभी जो देख रहे हो ना विद व्हाट इज गोइंग ऑन ये ईरान वॉर वगैरह शुड नॉट बी लुक्ड एट इन आइसोलेशन टेक्निकली ये बैंकरप्ट है सब अब यू कांट से दैट क्योंकि वो फिर कल ही रेवोल्यूशन हो जाएगा तो आप कैसे उस मतलब दुविधा से निकलोगे तो या तो आप डिक्लेयर कर दो बैंकरप्सी टाइप डिक्लेयर कर दो बट दैट इज़ पूरा सोसाइटी का कोलैप्स ही हो जाएगा उसमें आई कैन ट्रेड $20 बिलियन ऑफ NVIDIA इन अ डे $20 बिलियन इंडिया में आप $1 बिलियन ट्रेड करके दिखा दो यू नो एक छोटा सा वो यूरिया का वो नहीं आ रहा तो हमारा फर्टिलाइजर नहीं बन पा रहा तो दैट इज जस्ट ridiculous. I mean, it's fine if you're a 5 million लोगों का country. At 1.4 billion, you're like walking, talking disaster if that is the case. So you have to build your capability. Now, capabilities build करना is good in theory. What it really means is कि आपको काफ़ी capex करना पड़ेगा ये capacity setup करने के लिए. Which has also been a push for a while. But like I said, you're competing with somebody who is working at below cost. और आपको अब करना पड़ेगा, आपके पास choice नहीं है. तो जब करना पड़ेगा वाला सवाल आता है तो ये ROE, ROC, ROI ये सब कॉन्सेप्ट्स जो थे go out of the window in the way we think of it in the economic sense. The ROE, ROC, ROI, whatever is like it is the return on my ability to last as a country and a civilization. I think that is the way to think about it. India is only 2% of global equities. It's not relevant. It's not that relevant. Hello, welcome to another edition of This or That. I am Bhartendra Singh. Today we have founder and managing partner of Infinite Circle Asset Manager, Debashish. Debashish has over 26 years of experience in investing business, India, US, Europe. Currently is managing AIF Category 3, focused on India. He's helping couple of FPIs also. So lovely having you here, sir. Thank you very much. Thank you, Bharat. Good to reconnect and good to see you after a long time. Thanks for coming. So let's start. There's so much going on in the world. There is a war, oil prices, gold fluctuation. People talking that India is dead. People talking about global investing. It's slightly confusing for a retail investor or person who is not into the market, who doesn't study so much of geopolitics. Help us understand what's the world order, what is happening exactly, both in terms of geopolitics and in terms of investment assets. Where are we? नहीं आई थिंक आप अभी जो देख रहे हो ना विद व्हाट इज गोइंग ऑन ये ईरान वॉर वगैरह शुड नॉट बी लुक्ड एट इन आइसोलेशन जो कोविड के साथ स्टार्ट हुआ जस्ट लुक एट इट एज जो कहते हैं ना लाइक अ कंटिन्यूम पहले कोविड आया उसके बाद आपका यूक्रेन वाला वॉर आया फिर ये पूरा टैरिफ वाला ड्रामा शुरू हुआ वो थोड़ा लगा कि कुछ कम हो रहा है तो तब ये आपका ईरान वाला सिचुएशन आ गया तो ये इतने अनकनेक्टेड नहीं है ये एक्चुअली कम्प्लीटली कनेक्टेड है व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इज़ कि आपके एक साइड पे आपका जो वेस्टर्न वर्ल्ड अगर मैं कलेक्टिवली एज ए टर्म यूज़ करूँ उसका काफ़ी हाई डेट है नॉट जस्ट द डेट जो कोट होता है इधर उधर फिगर में वो कुछ भी नहीं है जो जैसे बोलते हैं ना US का 30 ट्रिलियन का डेट है किसी और कंट्री का कुछ और 3x ऑफ देयर GDP डेट है दैट इज़ नथिंग दैट इज़ ओनली द फेस ऑफ इट दैट डेट विच यू सी जो 30 ट्रिलियन के उनके बॉन्ड्स हैं या ये वो इज़ एक्चुअली जब मार्जिन फॉर अ मच बिगर डेट अ डेट विच इज़ 20 टाइम्स द साइज ऑफ दैट तो वो जो डेट है वो आता है डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू नॉट द F&O मार्केट जो हम देखते हैं दिस इज़ द मार्केट जो इंस्टीट्यूशंस के बीच में है इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स एंड रिलेटेड सॉर्ट ऑफ जो डेरिवेटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं part of the things which you may have seen in that Big Short wala movie Yes. which they keep describing so that's what I'm talking about ये between institutions ही ज़्यादातर trade होता है इसके लिए यूजुअली आपके बॉन्ड्स जो होते हैं सेफ वाले बॉन्ड्स सपोजिटली सेफ वाले बॉन्ड्स लाइक US ट्रेजरी हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स जर्मनी के हो गए जापान के हो गए दीज आर केप्ट एज मार्जिन्स
और उसके बेसिस पे वो एक्सपोजर्स होते हैं। ऑल ऑफ दिस डेट अगर आप कह रहे हो 3 गुना जीडीपी का है, तो जो वो वाला डेट मिला दो तो कोई 20 गुना जीडीपी का वो है, तो विच मीन्स टेक्निकली ये बैंकरप्ट है सब। ठीक है, अब यू कांट से दैट, क्योंकि वो फिर कल ही रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो आप कैसे उस मतलब दुविधा से निकलोगे? तो या तो आप डिक्लेयर कर दो, बैंकरप्सी टाइप डिक्लेयर कर दो, बट दैट इज़ पूरा सोसाइटी का कोलैप्स ही हो जाएगा उसमें। तो द वे यू डू इट इज़ कि यू उसको कहते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन। मतलब व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रखते हो और आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो इन्फ्लेशन से थोड़ा कम होता है। नो टेक्निकली द वे कोई बॉन्ड काम करता है कि इट शुड एटलीस्ट मीट द इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ही नहीं मीट हो रहा तो मेरे को बॉन्ड लेंड करके फ़ायदा क्या है? आई मे एज वेल मतलब आज ही स्पेंड करूँ फिर सब कुछ। तो अगर इन्फ्लेशन से 5% है तो आई शुड गेट 6%, 7%, देन डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट रेटिंग क्या है सामने, आई शुड गेट दैट। तो वो नहीं है। व्हाट यू ट्राई टू डू इज़ कि इन्फ्लेशन में भी 6% एंड योर बॉन्ड यील्ड में भी 4%। यू विल ट्राई टू डू दैट। सो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट हर बार बॉन्ड इशू कर रहा है तो 2% तो वो अपने घर पे लेके जा रहा है। तो वो करते 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 दे कैन रिड्यूस द डेट वाला साइज ओवर टाइम, बिकॉज द इफ द इन्फ्लेशन इज देयर तो आपका वो जीडीपी ग्रोथ जो होता है, जीडीपी ग्रोथ इज बेसिकली आपका एक्चुअल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। तो वो आपका जो टैक्स कलेक्शन होता है वो उसके बेसिस पे होता है। तो देन योर टैक्स कलेक्शन साइज इंक्रीजेज वर्सेस द इंटरेस्ट यू आर पेइंग आउट एज द गवर्नमेंट इशूअर, और उससे आप ओवर टाइम आप कर सकते हो। अब उसका चक्कर ये है कि अब आपको इन्फ्लेशन क्रिएट करना है, वो आप कहाँ से खाओगे? तो नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स कनेक्टिंग। और सिर्फ इन्फ्लेशन भी क्रिएट करके कोई पॉइंट नहीं है, कुछ ग्रोथ का भी तो रीज़न होना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, राइट? जो नाउ ग्रोथ इज, इट्स नॉट लाइक कि कंट्रीज डोंट ग्रो इवन व्हेन दे बिकम ओल्ड, बट वही है कि अगर आपका पॉपुलेशन थोड़ा ओल्डर है तो ऑब्वियसली प्योर कंजम्पशन ग्रोथ पे नहीं चलता है, वो कम होएगा ही, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली कोई जब 60-70 साल का हो जाए तो वो उतना कंज्यूम नहीं करने वाला, वो कम होने वाला है। एंड सिमिलरली फॉर कंट्रीज, अगर आपके सारे चीज़ें जितने भी एसी खरीदने थे, गाड़ियाँ खरीदनी थी, सब हो गया, तो अब या तो बिल्कुल ही कुछ नया, फ़ोन चेंज करके आपने आईफोन ले आए, ये गाड़ी चेंज करके आप बिल्कुल ईवी में चले गए, तो वो एक टाइप ऑफ ग्रोथ है वो। पर उस तरह का आपको पूरा न्यू इन्वेंशन ही करना है, तो वो इतना इजी नहीं होता, मतलब उस पर टाइम लगता है। तो फिर आप ये ग्रोथ कहाँ से लाओगे? ठीक है, ये इन्फ्लेशन आप कहाँ से क्रिएट करोगे? द ईजीएस्ट वे टू डू इट कि आपके 40 साल से ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, जहाँ आपका एक भी प्रोडक्ट कहीं से भी किधर से भी आते थे, अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग जगह से आते थे। तो अगर आप उनमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दो तो आपका रीज़न फॉर इन्फ्लेशन आ जाता है। सेकेंडली, अगर आप बोलो कि मैं इतना आउटसोर्स इधर उधर नहीं करूँगा, मैं अब अपने देश में बनाऊँगा जो भी बनाना है, मेरे से बनेगा नहीं रियलिटी में, बट आई विल ट्राई टू डू इट। ठीक है, तो अगर आई ट्राई टू डू तो देन मेरे को कुछ फैक्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी, कुछ इंफ्रा बनाना पड़ेगा, ये वो। दैट इज़ द एक्ट ऑफ इवन डूइंग दैट विल क्रिएट सम ग्रोथ। मतलब और कुछ नहीं तो कंस्ट्रक्शन जॉब तो हो ही जाएंगे, कुछ मटेरियल कंज्यूम होएगा, तो जीडीपी विच यू कैन रिपोर्ट इन योर कंट्री। ऐसा नहीं है कि एप्पल अगर अपने आईफोन्स ताइवान या चाइना में बना रहा है तो उसका जीडीपी नहीं हो रहा है, बट व्हाट रियली हैपेंस इज GDP also doesn't measure कि what the likes of, and I'm using Apple only as an example, मतलब it's true for all these MNCs, कि आपका क्या करते हैं कि आपका टैक्स रेट जैसे यूएस में हायर है, ठीक है, तो उसने चलो मैन्युफैक्चर तो करवाया कहीं पे भी, प्रोटोटाइप क्या है, डिज़ाइन क्या है, वो भेजता है, सबसे बड़ा मार्जिन उसमें है। मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन तो 5% है एट बेस्ट, ठीक है, वो फिर वापस आता है लेट्स से टू अ टैक्स, लो टैक्स और टैक्स फ्री एरिया, लाइक लेट्स से डबलिन या कहीं पे वो, मतलब दैट डबलिन एंटिटी इज बाइंग फ्रॉम द ताइवान और चाइनीज एंटिटी, ठीक है, तो उसका जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द बाइंग प्राइस, वो वहाँ पे कैप्चर करता है। तो लेट्स से अगर मतलब आउट ऑफ $100 $5 मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, तो अबाउट $70-80 का प्राइस वो पे करेगा अपने डबलिन एंटिटी से, ठीक है, फिर डबलिन एंटिटी से वो इंपोर्ट करेगा यूएस में, जिसके लिए वो $5 या $10 कुछ देगा, ठीक है, और
विद इन द यूएस देन वो रिटेलर का मार्जिन जो भी होगा $5-10 और होगा तो वो कैप्चर होएगा. तो बल्क ऑफ इट इज गेटिंग कैप्चर्ड इन अ टैक्स फ्री एरिया बाय एप्पल. बट व्हाट इज ही डूइंग विद दैट मनी? दैट मनी इज देन फ्लोइंग बैक एज अ ट्रेजरी. इट्स गोज इनटू द एप्पल ट्रेजरी. मतलब कि वो जाके फिर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहा है या जो भी ट्रेजरी खरीद है, मतलब सम अमाउंट स्टॉक्स भी खरीद रहे होंगे, कुछ और चीज़ें भी ले रहे होंगे. सो दैट इज द होल वे द साइकिल वर्क्स. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि अच्छा अब आप ये सब गेम ना करो, ये आप इसका मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे करो, इसका टैक्स आप यहीं पे भरो. ठीक है, दैट इज द होल सर्कल विच इज बीइंग ट्राइड आउट. सो उससे आप कुछ एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ क्रिएट कर सकते हो. दूसरा साइड आ गया कि अभी आपको ये सप्लाई चेन डिसरप्ट करने हैं. अब इसके लिए कैसे किया जाए? कोविड ने क्या किया? सबसे पहले टोल्ड यू कि ये सप्लाई चेन्स वल्नरेबल है, कुछ करो. उसके बाद यूक्रेन वॉर आया, वो 3-4 चीज़ें आपके एग्री साइड में, फर्टिलाइजर साइड में, लॉट ऑफ दीज गैसेस में प्रॉब्लम हुआ. वेरेवर यूक्रेन रशिया वाज रेलेवेंट वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया. टैरिफ आया, उसने तो ओपनली बोला कि भाई वो करो, विच अगेन चेंजेस द वे दिस होल इक्वेशन वर्क्स. क्योंकि टैरिफ क्या करता है? यूएस बेसिकली आपका रिजर्व करेंसी है, बट रिजर्व करेंसी ना, लोग वो डी डॉलराइजेशन ये सारी बातें करते हैं. इट्स नॉट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दैट मीन्स. रिजर्व करेंसी मीन्स 2 थिंग्स. वन इज करेंसी यूज फॉर ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड इज करेंसी आपका यूज्ड एज अ रिजर्व एसेट. Okay, there's a difference between the two. Transaction मतलब आपने मैंने ट्रेड किया, उसका हुआ. That is still happening predominantly in dollars, no change to that. As a reserve asset is basically what, let's say I am exporting to the US, I am creating a surplus, ट्रेड सरप्लस. ठीक है, चाइना भी वही कर रहा है, मिडिल ईस्ट भी वही कर रहा है. पर वो ट्रेड सरप्लस क्या है? हमारे एफएक्स रिजर्व्स बन जाते हैं, जो व्हाट वी कीप टॉकिंग अबाउट, 600 बिलियन के रिजर्व, 700 बिलियन के रिजर्व. पर उस रिजर्व का हम क्या कर रहे हैं? वो भी तो पैसा है, वो पड़ा ऐसा कोई बिना इंटरेस्ट कमाए तो कोई भी नहीं रखेगा. ये तो सेंट्रल बैंक के ऊपर से. तो वो फिर उस रिजर्व को जाके टिपिकली यूएस बॉन्ड्स खरीदते थे, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट मार्केट, वेरी लिक्विड. ठीक है, ऊपर से आपका जो लास्ट डेकेड आप देखो 2010 टू 2020 आपका इंटरेस्ट रेट्स यूएस में गिरे जा रहा था. 5% से गिर गिर के 0 तक ही बेसिकली पहुंच गया, विच इज़ ग्रेट फॉर बॉन्ड्स, क्योंकि आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है अगर बॉन्ड यील्ड नीचे होता है. तो इट वाज लाइक कुछ ना करे भी आपका पैसा बन रहा है. ठीक है, भले ही आपका कूपन थोड़ा कम हो रहा है ओवर टाइम अगर आप रोल ओवर कर रहे हो, बट आपका बॉन्ड प्राइस बढ़े जा रहा है. ठीक है, फिर तो दिस वाज द होल थिंग कि पीपल वुड देन बाय दीज बॉन्ड्स जो आपका एफएक्स रिजर्व लेके, देन दीज बॉन्ड्स वुड बी केप्ट एज मार्जिन्स बाय द बिग ग्लोबल बैंक्स, एंड उसके बेसिस पे ये डेरिवेटिव्स इशू होते थे. लाइक आप हेज फंड हो, मैं बिग बैंक हूँ, आपको लेट्स से इंडिया ट्रेड करना है, मुझे 100 मिलियन का एक्सपोजर चाहिए इंडिया में, बट आई डोंट वांट टू बाय, बट आई डोंट वांट टू पुट अप 100 मिलियन. एंड मुझे क्या इंटरेस्ट है कि इंडिया कितना ऊपर जाए वो कैप्चर करना है. तो मैं उसको बोल दूंगा जो इंडिया का जो अपसाइड है, अगर जो भी पॉइंट आज का डेट जो भी है, आज से 1 साल बाद जो भी अपसाइड है वो मेरे को दे दो. ठीक है, और उसके रिटर्न पे आई विल पे यू सम फिक्स्ड रेट. तो स्वैप ट्रेड है बेसिकली. ठीक है, तो मैंने मे भी अपनी तरफ से 2 मिलियन डाला, अगर अपसाइड 4-5 मिलियन हो गया तो मेरा ROI बहुत अच्छा है. मैंने 2 मिलियन डाला 4 मिलियन कुछ हो गया, मतलब सम ट्रेड लाइक दैट. एंड ठीक है, आई विल कीप सम बैलेंसेस, पर मेरे को मार्जिन रखना पड़ेगा, तो मार्जिन में उठा के ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके रख देता हूँ एज मार्जिन. सो दिस इज द वे द वर्ल्ड वुड वर्क. बट अभी ये तो फ्री का सट्टा है, तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं है. किसी ने कोई एक्सचेंज रूल भी नहीं सेट किया, क्योंकि एक्सचेंज पे हो ही नहीं रहा. ये बायलैटरल डील्स हैं. तो उसी चक्कर में ये बायलैटरल डील्स के साइज आर कुड बी 20 टाइम्स द साइज ऑफ द GDP, एंड दैट इज ऑल्सो एन एस्टिमेट, किसी को पता नहीं है. नाउ यूजुअली बैंक्स क्या करेंगे कि अगर मैं एक तरफ से किसी के लिए इंडिया खरीद रहा हूँ, तो दूसरे साइड में आई विल डू द ऑपोजिट ट्रेड, सो दैट मैं अपना कुछ बैलेंस आउट कर लूँ. ठीक है, बट वो ऑपोजिट ट्रेड इज ऑल्सो अनदर ट्रेड विद सम अदर पार्टी, क्योंकि सेम गाय के साथ मैं खरीद और बेच तो नहीं करूँगा एक साथ, तो किसी और पार्टी के साथ है. तो एज लॉन्ग एज ऑल द पार्टीज आर ओके, सॉल्वेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल शो कि मेरा एक्चुअल एक्सपोजर इतना नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड इज नेटेड ऑफ अगेंस्ट ये वाला ट्रेड. पर अगर एक भी पार्टी उड़ गया तो मेरा पूरा बुक
ये वाला ओपन हो गया एक्सपोजर, और उसके लिए मैंने उतना प्रोवाइड किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो बोल दिया था ये मेरा नेट ऑफ है, ठीक है, तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट तो कम है। अभी ओपन हो गया तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट हैज गॉन अप। वो पैसा तो होता ही नहीं है किसी के पास, कभी कभी तो सेम मार्जिन लेके 4-5 बार वो ट्रेड कर दिया होता है। इसके साथ भी रखा है, उसके साथ भी रखा है, ये पूरा प्लेज, मल्टीपल प्लेजेस बना दिए। सो दिस इज द पूरा फ्लो which now when he came and announced this tariff thing, what he was basically saying is कि मुझे ये ट्रेड डेफिसिट नहीं रन करने और एटलीस्ट कम करने हैं इनको। So this is all smart, like it's not It's not as just stupid. happening randomly. Yeah, it's हाँ, not he's like saying कि मुझे वो ट्रेड डेफिसिट्स नहीं रन करने, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि आप ओनली आके मेरे या तो बॉन्ड्स खरीद रहे हो, और इंक्रीजिंगली आफ्टर कोविड इट वाज नॉट जस्ट बाइंग बॉन्ड्स, इट वाज आल्सो बाइंग स्टॉक्स, क्योंकि बॉन्ड यील्ड स्टार्टेड गोइंग अप, तो देन इट डजंट पे एज मच टू बाय बॉन्ड्स, क्योंकि आपका वो कोलैटरल का वैल्यू ही ड्रॉप कर रहा है ना, मार्जिन का वैल्यू ड्रॉप कर रहा है इफ द यील्ड इज गोइंग अप। सो देन ही स्टार्टेड बाइंग ऑल द मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स, व्हिच इज व्हाई आपके मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स के इतने अफलातून वैल्यूएशंस हैं, because the buyer is one who has to buy. It is not because वो कोई बड़ा वो कर रहा है, because he is buying that to then use it as margin. And जितना भी उसका no doubt they have a fundamental story going Yeah, also. yeah, There's nothing wrong with that. But whether the fundamental story deserved a 1 trillion valuation or a 3 trillion valuation or a 500 billion valuation is all buy and sell. मतलब वो market का this thing. And the more it became a 3, 4, 5 trillion valuation, तो उतना ज़्यादा आप उस पे leverage कर सकते हो. So which reinforces each other more and more. So that's the whole setup which had happened. So with the tariff, he was basically disrupting that whole thing. Okay. Now उस disruption में क्या हुआ कि आपका मतलब ही सेइंग कि आप ये सब मेरा फाइनेंशियल मार्केट अब मत खरीदो, आप आके मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करो, तो इससे एटलीस्ट मेरा वोटिंग पब्लिक विल बी हैप्पियर, ठीक है, कि कुछ तो हो रहा है। रियलिटी में कौन वहाँ पे जाके फैक्ट्री में काम करने वाला है, इज लाइक ऑब्वियसली इट विल बी मोर रोबोटिक्स, इट विल बी ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स देयर इज सम नीड ऑल्सो, क्योंकि आपके बहुत सारे क्रिटिकल चीज़ें अब चाइना में ही बनते हैं, इंक्लूडिंग योर इंटायर डिफेंस का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं और क्रिटिकल जो इनपुट्स हैं उसमें, तो वो तो आप कंप्लीटली आपके सबसे बड़े राइवल पे डिपेंडेंट हो कि वो आपको देगा कि नहीं देगा। सो देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी देन बिकम्स ओके, हाउ डू आई हर्ट देम? आई विल गेट हर्ट माई सेल्फ ऑल्सो, बट हाउ डू आई हर्ट देम मोर, राइट? सो विच इज अब उसका वो लॉजिक उसके बाद देखो, एक तरफ उसने ये टैरिफ वैरिफ ये सब करके उथल पुथल वो कर दिया, पूरे ट्रेड सिस्टम को ही उथल पुथल कर दिया, विच इज ट्रेड सिस्टम उथल पुथल करना मतलब देयर इज एम्बेडेड इन्फ्लेशन, मतलब एक आ ही गया एक कंपोनेंट, एक डाउट आ ही गया, एंड वो भी आ गया कि अब इनको मे बी अगर मेरे को यूएस के साथ बिजनेस करना है, विच इज इम्पोर्टेंट, इज स्टिल द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो फिर मेरे को कुछ मे बी सेटअप करना पड़ेगा, या उसको कुछ बेसिकली पैसे देने पड़ेंगे करने के लिए, विच एवर वे। अगर उसके ऊपर से थोड़े ये वॉर वगैरह ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, तो मे बी डिफेंस के लिए भी मुझे उसको देना पड़ेगा कुछ। देन उसके एक्शंस देखो, उसके बाद उसने पहले वेनेजुएला कैप्चर कर लिया, उसने बाकी साउथ अमेरिका के को भी बोल दिया कि तुम ब्रॉडली मेरे टेरिटरी हो, तुम मेरे कुछ कहने के बिना इधर उधर चीज़ें नहीं बेचोगे। द ओनली वन हु कैन सॉर्ट ऑफ अपोज हिम ऑन दैट इज ब्राज़ील, which has the power to do it, but वो भी let's see. Okay. But the others are not as strong to be able to oppose it. और वेनेजुएला के पास जो ऑयल था, lot of it unextracted, वो तो बेसिकली उसने एक्वायर ही कर लिया, ऊपर से ग्रीनलैंड का जो बोल रहा है, तो दैट होल हेमिस्फीयर ही इज नाउ कंट्रोलिंग, विच मीन्स कि उसको पर से रॉ मटेरियल्स का सप्लाई चेन इशू नहीं है, उसके पास ऑयल एंड गैस है अपना, प्लस कनाडा में है, मेक्सिको में है, नीचे वेनेजुएला में है, तो ऑयल एंड गैस का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके पास मिनरल्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साउथ अमेरिका में मिनरल्स बहुत हैं, कनाडा में भी बहुत हैं, उसके पास भी, यूएस के पास भी खुद हैं, तो वो चीज़ें बना सकता है। नाउ ही हैज टू कन्विंस द अदर्स की कम एंड मेक ओवर हियर, ठीक है। हम वो सुन रहे थे ना, रिलायंस कुछ रिफाइनिंग का प्रोजेक्ट, अभी किसी को पता नहीं रियलिटी में अब क्या है, बट नॉट आउट ऑफ द ordinary when you look at it like that, ठीक है। Now let me go on the other side and create an issue for them so that it slows down their pace of progress, क्योंकि for China obviously Iranian oil gas is important,
हमारे लिए तो है ही है, बट वी आर नॉट एज रेलिवेंट इन दिस होल गेम. बट वो तो है. रशिया का चलो जो है जैसे चल रहा है जो भी है. So now you create that disruption there. So if you create a serious enough disruption and जाके आप gas infrastructure भी randomly इधर उधर तोड़, for all you know you're paying the Iranians only to do that. अभी किसको पता? Like अभी कैसे equation truly चल रहा है? What is being told versus what is the reality? तो आप एक बार वो करना शुरू कर दो. तो then आपका you've created those issues, those supply chain issues come, raw material issues start. यूरोप का ट्रेड वेड ऑल दैट गेट्स डिसरप्टेड. यूरोप का डिपेंडेंसी और भी बढ़ जाता है यू नो फॉर गैस फ्रॉम देम कि रशिया कि कहाँ से लें, कैसे चीज़ें करें, कहाँ बेचें उनको. क्योंकि एक आपका अगर प्रिंसिपल ट्रेड रूट एक बार डिसरप्ट होता है ना, विच मीन्स इफ द शिप्स हैव टू नाउ स्टार्ट गोइंग समवेयर एल्स और गो थ्रू दैट विद अ मच हायर इंश्योरेंस कॉस्ट, तो आपका इकोनॉमिक्स चेंज. If the ships have to reroute to somewhere else, आपका पूरा trade routes change. It's like thinking कि अगर Uber was going in this route and suddenly ये पूरा road block off हो गया और कहीं और से जाना है, तो it's not just that Uber जो disrupt होता है, it's everything else which gets disrupted. Which is why तो shipping पे ये बहुत बड़ा impact होता है. And shipping का impact means transportation costs. Transportation cost plus energy cost is your two biggest costs when you're dealing with any goods. तो आगे आपका again. So the underlying is the same thing. Disrupt the supply chain, create a reason to build in the US also, or every country to try and build for itself, and create that inflation as a result of it. Force the situation where that building is now not a choice. मतलब we have also tried to delay our ability to manufacture जितना भी हो सके. But I think increasingly it's not a choice, and I think the government also completely understands that. And I think there's a lot of pressure now to build, like you know, for all the things. The problem is in building. This is where the part 2 comes. कि you are competing against the biggest builder the world has ever seen, which is China, who is willing to build at below cost. ठीक है, तो किसी प्राइवेट सेक्टर का विदाउट एनी लॉट ऑफ गारंटीज बिल्ड करना इज वेरी हार्ड. कौन वो कॉल लेने वाला? मैं लॉस पे क्या, मतलब हाउ डू आई compete with the guy who's willing to go into a loss? मतलब what Jio did to the rest of the telecom companies basically. Yes. It's that I have the pockets to do it. In a way the same thing US is doing with AI. वो कह रहे हैं कि China is a separate world, to an extent Russia is a separate world in a digital world, right? Because they have their own system and all of that. Everywhere else is the US system. Correct. Which interlinks. So put whatever money is required in the whole basic जो LLM building and whatever comes after that as well, so that दुनिया के पास choice ना हो, वो source code के लिए basically हमारे पास ही हम पे ही डिपेंडेंट रहे. भले वो उस पर एप्लीकेशन आप जो बनाओ नहीं बनाओ, बट वो तो फिर वापस फ्लो बैक तो कर ही रहे हैं उनके पास. उनका मॉडल्स तो विल कीप गेटिंग बेटर ओनली जैसे भी आप करो. सो दे आर विलिंग टू गो. सो आप देखो अगर मिलिट्री में मतलब द इंडस्ट्रियल साइड यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट समबडी हु इज विलिंग टू गो टू अ लॉस. ऑन द टेक्नोलॉजिकल साइड यू आर कम्पीटिंग विद समवन हु इज विलिंग टू अगेन गो टू एनी एक्सटेंट टू बिल्ड इट. So that is the landscape you're sort of dealing with, which is something we have not experienced in this era. I mean, the previous time such a thing might have happened, maybe, you know, elements of it after the Second World War, but more than that before that. So that's what we're really dealing with. So now when you link it together, the wars and all of that are very much part and parcel of the grand plan, if you will. What's the end of this grand plan? I mean, when will they stop? And you know, They may not. They may not. मतलब the other way to look at it is कि आपका world is also transitioning from just one polar, जो unipolar बोलते हैं, to multiple poles. How important the poles are or not तो remains to be seen. But there will be that transformation. वो है. I mean, it's not that the US doesn't get it. वो उसमें भी बोल रहा है कि मेरा influence now will be more and more over the western side. But ऐसा नहीं कि वो यहाँ छोड़ने वाला है. But obviously anybody is resource constrained. They can't be everywhere or all at once जैसे वो है ना, वो possible नहीं है. तो मतलब ये वाले सिनेरियो में जब आप ट्रांजिशन करते हो फ्रॉम अ यूनिपोलर टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, द वे टू थिंक अबाउट इट इज
you had a head of the family who was controlling everything. He passed away. And there were many claimants to the inheritance. तो फिर आपका क्या होता है फिर नेक्स्ट? सबके बीच में टेरिटोरियल फाइट शुरू ही हो जाता है. बेसिक नेचर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. ओके. ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर if these fights help you to create that inflation and growth reasons, so it fits into your grand strategy of how you want to reduce your debt load. And on top of that, historically, जब भी military conflicts हुए हैं, आपका technological innovation speeds up. Easy way to think about it is सिंदूर में क्या हुआ? You know, suddenly we discovered कि we have some capabilities, you know, of doing certain things. You know, it couldn't be that they had just invented it at that time. This was obviously getting planned for a while. But historically, that is what has happened always. Because क्या होता है, आपका conflict अगर है, तो आपका need to, but it becomes like a critical need कि आपको develop करना ही है. There is no choice in the matter. Resources are put behind it. Resources are taken away from other areas and put behind development. आपके जो बड़े US companies है, almost everyone starts off by getting big funding from the Department of Defense and all of that, right? So that's what it is. So it's one big interconnected machine that we're dealing with. What does it mean for India now? So, and also I want you to answer it in the context that last 1.5 years, Indian markets have not given good returns. People have got returns, some returns for the reasons you explained in global market. So one of the reasons. And people are some people are saying that, you know, Indian valuation is high, India is irrelevant in geopolitics, there could be oil shocks. So where do you place India? And now it is important because you're helping others invest in India. How do you see India in this entire thing? So valuations being high has, मतलब वो true है, ऐसा नहीं कि नहीं है. Of course it is not as high as what it was in 2024. In fact, I had taken that opportunity to sort of stop managing money somewhere where I was. I just thought उस समय जो valuation हो गया था, and I mean there are many ways to measure it. The easy way I was looking at it कि आपका जो market cap है total versus the GDP was about 2 times. At that time, which for India doesn't make sense because हम ज़्यादा export करते नहीं हैं, तो our market cap needs to be closer to हमारा GDP जो है, which is like maybe 1.2 times, 1.3 times is okay. 2 times bit too much, क्योंकि उसका मतलब है कि आपने factor in कर दिया है कितना आपका वो revenue growth वगैरह होगा all the way till about 2027-28. Assuming आपका execution सब ठीक रहे, which is a big assumption in a world which I just described. यहाँ आपको पता नहीं कल कहाँ क्या होने वाला है. Okay. So that I felt was just too much. You know. Now why had that valuation and all that had happened? वो आपके FII तो तब भी बेच रहे थे. वो तो कुछ अलग नहीं था. ठीक है. But आपके जो एक तरफ आपके सारे जो private equity owned companies were coming in for listing. ठीक है. तो अभी वहाँ तो basically exit to the private equity मिल रहा है. मतलब फेयर इनफ, उसको एग्जिट मिलना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है. बट वो तो एग्जिट कर रहा है. ठीक है. अभी उसमें लोग क्यों इतना एक्साइट होते हैं, वो तो दैट इज ऑलवेज द केस विद IPOs. क्योंकि पुराने IPOs होते थे एटलीस्ट ओनली द फाउंडर वुड ओन इट एंड इशू कर देता था. तो ठीक है, अगर इशू कर भी दिया तो वो पूरे कंट्रोल ऑफ द शेयर्स has only been with the founder. It's not been with anybody else. But when you see these range of companies which have come to IPO over the last whatever, they were owned by a whole bunch of people. Some of them may have been owned by many people already in the private markets. Right? वो आ रहा है IPO में, तो you are only finding new people to come and buy the same thing. It's not just the founder or one guy. There is no scarcity. Markets always work on scarcity versus abundance. तो अगर scarcity है तो वैल्यू ऊपर जाएगा, अगर abundance है तो नहीं जाएगा, बाजार है. So that is the scenario. वहाँ पे तो एक तरफ वो भी कर रहे हैं, एक तरफ आप दूसरे देखो जो इंडियन आर्म्स ऑफ MNCs आर फॉलिंग ओवर ईच अदर टू इशू स्टॉक. Hyundai, LG, Whirlpool उसके पहले करके गया, मतलब सब
पागलों की तरह ट्राई कर रहे हैं बेचने को, बिकॉज उनको इनकम बुक करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वेयर दे सी ये एक्चुअल जो भी वैल्यूएशन अभी है ये तो 10-15 साल में भी शायद नहीं, मतलब from a business owner's mindset you are not you're not owning a business to make money after 40 years, right? But the 40 years means what? 40p, right? You're owning it कि मेरे को तो 3 साल में चाहिए, which is actually 3p. Right? No, of course that doesn't apply in the markets because of whatever, but you would say कि चलो 15 to 20p is still okay, ठीक है, because with growth and all of those things you can still justify. 40, 50, 60, 80p तो मतलब वो छोड़ दो, वो तो मेरे लाइफ टाइम में आने नहीं वाला है, तो मैं एज वेल ट्रेजरी इनकम बुक करूं इतना एंड अपने उसमें लगा लूं. तो दैट इज योर सेकंड सिग्नल आपके सामने. मार्केट कैप टू जीडीपी, आपका ये की ओनर्स और की इन्वेस्टर्स गेटिंग आउट, ठीक है. देन अ थर्ड मेट्रिक इफ यू हैड सीन इट कि एनी स्टॉक आप ले लो मोर और लेस, उसमें द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, दे वुड हैव गॉन अप बाय 4 times फ्रॉम कोविड टिल 2024 रफली, ठीक है. विच मीन्स कि आई एम नॉट सेइंग कि 10 के 15 इन्वेस्टर हो गए, नॉट, आई डिडंट मीन दैट, मतलब 10 के 40 हो गए. आई मीन 1 लाख इन्वेस्टर थे, 4 लाख इन्वेस्टर हो गए. अब 1 लाख से 4 लाख टाइप ऑफ मूव जब होता है, दिस इज नॉट इंस्टीट्यूशंस, राइट. इंस्टीट्यूशन कितने होंगे? 500, 100, 1000, उससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है. ये आपके रिटेल ही है. तो मतलब इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं. नथिंग रॉन्ग विद दैट, मतलब एज एनी इकोनॉमी ग्रोज ऑल ऑफ दैट इज वेरी this thing, but it happened in a very short window. And actually आप data देखो तो the window was not even 4 years, the actual thing was between 2023 and 2024. यानी कि broadly peaks of the market में ही लोग आए हैं. उसका ट्रिगर क्या था टू अ लार्ज एक्सटेंट? फर्स्ट वाज कोविड, कि लोगों के पास पैसा था, स्पेंड करने की जगह नहीं, मार्केट ऑनलाइन सब कुछ है, खेलो इंडिया खेलो. वो है. सेकेंड थिंग वाज जो मार्च 2023 में दे चेंज द रूल्स ना, वो टैक्स का ऑन डेट, ऑन रियल एस्टेट, ऑन वो एनसीडीज, ऑल दोज थिंग्स. तो आपका फिर चॉइस क्या बचा उसके बाद? मतलब क्योंकि डेट इज द इजीएस्ट वे टू लुक एट इट ना, एंड स्पेशली विद एनीबडी विद बिग मनी इज लाइक कि मैं इफेक्टिवली पहले 10% दे रहा था आफ्टर इंडेक्सेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, और यहाँ पे नाउ आई हैव टू पे 40%. और लेट्स से एनीबडी विद ओके मनी, यू आर टॉकिंग 30 to 40% टैक्स, राइट, वर्सेस दिस वन इफ आई होल्ड फॉर 1 year 10%. इट मेक्स नो डिफरेंस. फिर देन इफ यू सी द वैल्यूएशन एंड ऑल दैट, कि अगर आपका बॉन्ड यील्ड लेट्स से लास्ट ईयर और अराउंड दैट टाइम वाज अबाउट 6.5% कुछ था शायद, ठीक है, बट आई एम सेइंग द सेफ बॉन्ड यील्ड, बाकी तो जो भी हो 6.5% आपको यील्ड मिल रहा है. अगर उस पर अगर आप 40% टैक्स लगा दो तो आपका कितना, अप्रॉक्सीमेटली 4% आपका रिटर्न बैठा. 4% को अगर आप इन्वर्ट करो, यानी कि 100/4 अगर कर दो, तो दैट इज 25. इन्वर्टिंग बॉन्ड यील्ड इज बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ बॉन्ड का पी रेशियो. ओके, मतलब इक्विटी पी रेशियो का आप इन्वर्ट करो तो दैट इज इक्विटी यील्ड. तो बेसिकली पी रेशियो और बॉन्ड यील्ड्स आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड. तो अगर मेरा इफेक्टिव रिटर्न इज अबाउट मतलब द इक्विवेलेंट ऑफ 25p because of what I'm getting, the low returns I'm getting out of bonds, so then I'm broadly okay going up to 25p for stocks, which is kind of where it went to. Market at its peak was somewhere there, as opposed to historically having been in a band of usually 10-12p on the lower side, which is more extreme low, but usually more like 13-14p on the lower side, and maybe 18-19p on the higher side. उस बैंड में घूमता था. 20p पहुंच जाए तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता था, फिर बिक जाता था. Okay. Which was more in line with say about a 5.5% to say 7% yield post tax, roughly go. Now you change the yield metric, so you change the incentives आपका, तो फिर वो भी वहाँ से market flipped and went that way. But then you start looking at it कि अच्छा इतना अगर एक बार market price हो गया तो आपका margin for error की अगर कोई कुछ भी execution slip up हो रहा है, कोई भी issue आ रहा है, तो it's a problem. On top of it, a lot of the growth was driven by government ka push on the capex front, budgetary support, which with that election year and everything, obviously it all slowed down. Utna wo nahi hone wala tha. Some of it was also probably because they were going to go into elections, so spending ज़्यादा भी किया था उस समय. So you suddenly had that everything coming together by 2024.
Where to me it was just कि ये 2027-28 तक if execution goes well we've already priced it in, and if execution doesn't go well तो then तो nobody knows what it is. So which is not, there's no, you know, risk versus reward is not great. So do I really want to be allocated there? Not so much. मतलब थोड़ा तो चलो रखना ही पड़ेगा just to see क्या हो रहा है, but is there really, and अगर आप लोगों के allocations देखते before this March tax change, usually it would have been 30% equity, 40% equity. I'm saying for the more, you know, जो है, not forget the new investor. जो new investors is good in theory, but existing investors के पास ही पैसा ज़्यादा रहता है, ठीक है. तो वो वाला shifted to about 80% allocation or something by the time we reached post 2024 elections and all of that, with people wanting to go to 100%. तो somewhere तो all this, अब only चीज़ था कि actually last year से the fall already started after October 2024. Correct. ठीक है, and गिरे, most stocks were down 25 to 30%. It's just कि index उतना नहीं गिरा because a few things held it up, तो उतना लगा नहीं, ठीक है, but stocks गिरे थे, portfolios were down. उसके बाद I think Feb March 2025 तक bottom out कर गया, फिर उसके बाद से rally हुआ. But ये वाला rally अगर आप देखते, breadth kept reducing. Mid cap, micro cap, मतलब mid cap was okayish, but small cap, micro cap तो actually went down. Large cap was stable to higher, and the rest was somewhere in between. ठीक है, तो breadth deterioration जब हो रहा है, तो मतलब more like माल supply हो रहा है, not so much की. And then when we get into this year, तो obviously वो माल supply has increased. अब तो large caps also started selling. That's what we saw. Now yes, no doubt थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया है, वो है अभी for the very near term. But अभी भी the people holding it, all of that is still very high. That shareholder count जो बता रहा था ना, अभी भी काफ़ी high है. तो अगर ये सेम मार्केट थोड़े टाइम और आगे पीछे करता रहे, which can happen, क्योंकि अभी उसमें क्या है, मतलब वो तो कल को फिर कुछ अनाउंस कर देगा, फिर कुछ हो जाएगा, तो हो सकता है ऐसा. तो देन आपका फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, बिकॉज ऑल दिस फंडामेंटल्स इज गुड, मतलब वो होना चाहिए, देखना चाहिए, वो सब है, बट व्हाट रियली मैटर्स इज टू व्हाट एक्सटेंट इज समबडी विलिंग टू पे a multiple to buy it. Like I said, an owner को तो 3 साल में पैसा अपना वापस चाहिए, तो he is तो wanting to pay 3p. तो अगर if you have to justify reasons to pay anywhere between 15p to 500p or whatever the number is, then that reason has to be there. And if that reason is missing, तो then आपका वो p compression होता है वैसे. Now अगर वो कचरा कंपनी है with no e, तो फिर तो चलो वो तो होना ही है, उसको मरना है. मेनी ऑफ देम आर नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि वो ई नहीं है, देयर इज एन ई. इट्स ओनली कि व्हाट इज द पी यू आर विलिंग टू पे फॉर इट. नाउ प्रैक्टिकली गोइंग फॉरवर्ड इज द अदर पार्ट कि नाउ लेट्स इंटरकनेक्ट द लास्ट टू आंसर्स कि दिस वॉर and all the things which have happened before that has increasingly told us, and India's relevance in the world, it sort of interconnects with that as well, कि we have to first look out for ourselves. मतलब we can't be in a situation all the time कि एक कोई बैटरी का कंपोनेंट कोई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो हमारा कुछ हो नहीं रहा, कोई हीलियम नहीं आ रहा तो हमारे सारे चिप्स रुक जा रहे हैं, कोई यू नो एक छोटा सा वो यूरिया का वो नहीं आ रहा तो हमारा फर्टिलाइजर नहीं बन पा रहा. मतलब दैट इज जस्ट ridiculous. I mean, it's fine if you're a 5 million लोगों का country. At 1.4 billion, you're like walking, talking disaster if that is the case. Right? So you have to build your capabilities. ठीक है. Now, capabilities build करना is good in theory. What it really means is कि आपको काफ़ी capex करना पड़ेगा ये capacity set up करने के लिए. Which has also been a push for a while. But like I said, you're competing with somebody who is working at below cost. पर आपको अब करना पड़ेगा. आपके पास choice नहीं है. Right? तो जब करना पड़ेगा वाला सवाल आता है तो ये ROE, ROC, ROI, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो थे go out of the window in the way we think of it in the economic sense. The ROE, ROC, ROI, whatever is like कि it is the return on my ability to last as a country and a civilization. I think that is the way to think about it. It is imperative. Okay, so you'll have to build these things out. But ये कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए 3, 4, 5 साल तो कहीं नहीं गए, उतना लग जाता है. This is not like, you know,
loans बेचना है या साबुन तेल बेचना है, right? You should set up these things. It takes time. Okay, so there is a period for which when you're investing, you're not getting a profit out of it immediately because वो production शुरू नहीं हुआ है, वो सब आया नहीं है. So आपके earnings will be not great, मतलब ऐसे ग्रोथ नहीं आएगा. Okay, आपका फ्री कैश फ्लो वगैरह कम ही होएगा क्योंकि आपका कैपेक्स बढ़ेगा. आपका ROE will not look great for exactly the same reasons. So then ROC whatever will not look great because of those reasons. तो फिर आपका वैल्यूएशन, आप बोलोगे फिर मैं 40p क्यों दूँ, अब तो मुझे 15p देना है. That compression can happen. And that can frustrate the 4-time growth of shareholders which had happened. So these things can play a part. Now, I'm not saying some part of it has not played out. I think some part of it has played out and has been playing out for a while. But these things can last. You know, maybe the worst gets done in maybe a few months. Simply because by that time we'll know कि how bad this war situation is. Not so much the war, but the disruption. वो कितना खराब actually है पता चल जाएगा तब तक. क्योंकि इस डिस्ट्रप्शन से क्या हो रहा है, एनर्जी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब बढ़ रहे हैं, तो एवरी इंडस्ट्री इज गेटिंग हिट. तो इसका कितना इफेक्ट है वो पता शायद चल जाएगा, बट उससे कितनी जल्दी रिकवरी होगा उसका कोई अभी विजिबिलिटी है नहीं. एंड दैट्स वेयर द इशू कम्स इन, दैट्स वेयर द फ्रस्ट्रेशन कम्स इन, दैट्स वेयर द ग्रोथ का नीड, कैपेसिटी ग्रोथ का नीड, ऑल दोज थिंग्स कीप कमिंग इन. तो देन एक आर्ग्यूमेंट आपने और सुना होगा कि हमारा वैल्यूएशन हैज ऑलवेज बीन हायर देन द रेस्ट ऑफ एशिया. Yes. राइट. Yes. किसी ने ये नहीं पूछा क्यों, मतलब अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि हमारे ROEs हायर हैं, पर हमारे ROEs हायर क्यों हैं? बिकॉज हमने वैसी इंडस्ट्रीज बनाई ही नहीं है जहाँ पे आपका ROEs कम होते हैं. Didn't matter so far. मैंने सेमीकंडक्टर नहीं बनाऊँ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं बनाऊँ, सोलर हार्डवेयर ज़्यादा नहीं बनाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम अभी सोलर हार्डवेयर वगैरह की बात करते हैं. आई यूज्ड टू डू एशियन मार्केट्स बैक इन 2005 to 2007, 9, 10. What we have seen with our solar, ये पूरे पैनल वैनल मॉड्यूल ये वो वाला चीज़, China was doing in 2006-7. What we've talked about doing with high speed rail and all of that, China started in 2004. That is how far ahead they are. Right? तो हमने ये सब चीज़ों में पैसे डाले ही नहीं है. Okay. तो अगर आपने डाले नहीं है तो हमारा कहाँ गया, हमारा वो कंज्यूमर बिजनेस बनाया हमने, हमने बैंक बनाए हैं, हमने ये सब बनाया. नहीं, nothing wrong with that, that's okay, but those are, that's where the ROE and all of that has come from. But अगर आपको ये अब शिफ्ट करना है at a national level to building other things and maybe slow down all your giving loans to buy phones aside, तो then आपका ROE and all that will reduce because you're looking at other things, which means कि आपका probably band of PE will change. And it may not be that 20, 25, 30, whatever we are talking, but more realistically, a 13, 14 to a 18, 19p, I think it probably should come back into that band. Which can mean, again, it may stagnate for a while, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, can keep happening for a while. And that's where the frustration वाला angle I'm talking about. There's another angle to this. आपका market cap जो है total is maybe अभी about, I don't know, 5 trillion or something. वो number keeps changing क्योंकि रुपये इतना जल्दी गिरे जा रहा है. But say roughly somewhere there. ठीक है. आपका bond market is 2 trillion. ठीक है. Give or take. And you want to go on this mission, at least the government wants to, whether we do go or not is a different matter. But you want to go on this mission where you want to build up capacities across industries, you know, from basic to user industries, everything. तो आपका typically कोई भी capacity आप build करो, plant हो गया, power plant हो गया, metal factory हो गई, जो भी हो गया, typically आपका 60 to 70% debt होता है capex में, 30 to 40% equity होता है. That's your typical mix, right? Which means you actually need 2 times the amount of debt versus the amount of equity. Okay, which means कि the bond market needs to grow 2x of this thing, but the bond market is 1/3 the size of the equity market. So the bond market probably needs to multiply 4-5 times to justify what we need to build. Okay. But आपने एक तरफ तो tax disincentive कर दिया for the retail guy to even go into the bond market.
And it's the bond market all said and done is not the easiest thing for investors to understand. Yes. But even if you come in through bond funds and all of that, private credit में पैसा जा रहा है आजकल, but a lot of it is just doing venture credit. It's not necessarily doing what you need is project financing. Right? That is less so. तो आपको वहाँ का पैसा चाहिए. ठीक है, आप कुछ मे बी ग्लोबली लेके आओगे. Okay, you will also try to build up some of these project finance companies, which is I think what they're trying with some of the big PSU financiers, no? The PFC, REC, IRFC, those kind of things. They'll try to do more of that because banks के लिए project financing is never very feasible क्योंकि आपका वो उनका पैसा usually current account, savings account में होता है, which is sort of available on demand. एंड आपको लेंड करना है 8-10 सालों के लिए, तो एक पूरा मिसमैच हो जाता है एसेट वर्सेस लाइबिलिटी. तो इट्स नॉट द ग्रेट थिंग. दे कैन डू वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, वो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग डजंट वर्क. यू नीड दोज, यू नीड द इंश्योरेंस कंपनीज टू डू इट, यू नीड सम पेंशन फंड्स टू डू इट. तो ये पूरा आपको चैनलाइज करना है. और अगर ये सब फेल हो गया तो यू नीड ways for retail investors also to be, fail तो नहीं होएगा, मतलब आएगा, but you need a lot of channeling into the bond markets. Okay, so you need to find reasons why the bond market should grow. Okay, and significantly faster than the equity market. ठीक है, so now you know again where the financial policy shift probably needs to happen, right? Because otherwise ये होएगा नहीं, आपका financing कहाँ से आएगा? Okay. So those are the things you are kind of dealing with. कि you've got a period where you have to transition from being a very asset light economy to a more asset heavy economy. You have to go through this period where maybe the bonds need to grow faster than equities, which means the incentives need to be better for bonds versus for equities. Okay, and you're also obviously dealing with a world which has all kinds of other things going on and off all the time. Okay. And you've had a situation where, let's say, retail investors in particular have been over allocated to equity versus what an ideal sort of mix. I mean, there's no such thing as an ideal mix, but what a rational mix should be. And not for a fault of theirs. It's just that I think the tax incentives have pushed things in that direction. So it's not a good answer to give anybody. It is just that there is a period of pain. And we just have to find a way to go. That doesn't mean that returns do not happen. Returns happen, but अगर वो जो आप expect कर रहे हो कि 3 साल बस ऐसे जाएगा, वो नहीं होने वाला. There will be ऐसे वो periods होते रहेंगे. Not to the extent you can. The way you do it in these things is you try to make some money on when the market is rallying, and you try to lose less when it is falling, and you basically try to stay alive. So then this argument that people have been giving that, you know, this is the situation with the Indian market, so you allocate your money globally, is valid then? नहीं, valid तो वो हमेशा ही था, ऐसा कुछ नया नहीं है, क्योंकि there is always something or the other happening around the world. Like I first I was shifted to the US in 2004 beginning. मतलब वो कोटक के साथ काम करता था, they had posted me there. The first thing I realized once I reached there and started looking at other markets around, that there is no such thing as an India story. If there is an India story, there equally is a Korea story, there is a China story, there is a Thailand story or whatever. So it's more about where the flows are going. Flows are dependent by the big determinants of flows. मतलब कि आपका अगर US dominant flow का वो था, तो अगर यूएस में पैसा सक इन हो रहा है फॉर ग्रोथ जो यूएस में हो रहा था, विच वाज हैपनिंग इन दैट प्री नैस्डैक बूम एरा आल्सो इन दैट टाइम, यू नो 90s से 2000 तक जो एक हुआ था काफ़ी, विच वाज द इंटरनेट का फर्स्ट वर्जन. तो फ्लोज गॉट सक्ड इन देयर. देन वो सम ऑफ दोज कोलैप्स्ड क्योंकि यू नो ऑब्वियसली आपका वैल्यूएशन वाज फार अहेड ऑफ रियलिटी. वो पूरे इंटरनेट का बिजनेस मॉडल बना नहीं था तब तक. ठीक है, तो आपका बेसिकली मनी स्टार्टेड लीविंग द यूएस एंड गोइंग एल्सवेयर. तो डॉलर वीकेंड एंड एवरीथिंग एल्स गॉट बेटर, which is and dollar is your underlying reserve currency. So everything else getting better means there was a tailwind for every other market. उसमें चलो कुछ लोगों ने ग्रो भी कर लिया, हमने भी कुछ ग्रो किया था, ऐसा नहीं कि हमने नहीं ग्रो किया था, हमने भी किया था. तो we were part of that wave. And post 2008-9, वो that wave of growth of flows going into global markets stopped.
ठीक है, वो उल्टा होना शुरू हो गया, यूएस में वापस जाना शुरू हुआ, एंड यू वुड हैव सीन सिंस देन द डॉलर्स काइंड ऑफ मतलब अप्रिशिएटेड अगेंस्ट मोस्ट करेंसीज, नॉट जस्ट रुपी से भी किया, यूरो के अगेंस्ट भी किया, येन के अगेंस्ट किया, सो अगेंस्ट मेनी करेंसीज इट अप्रिशिएटेड विद द प्रोबेबल एक्सेप्शन ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना रन्स अ बिट ऑफ अ पेग टू द यूएस, so that is a different story, but against most people they appreciated. फिर आपका by that time आपके इंटरनेट के मॉडल्स मैच्योर हो गए थे, तो then they were converting into real business, and then उनका per capita income है, साइज है, तो एक बार real business opportunity capture हो जाए तो then तो the revenue growth happens very fast. और ये सारी companies ऐसे थे कि incrementally till this whole AI boom happened, for incremental growth they didn't need much capex. तो आपका बड़ा नॉन लीनियर ग्रोथ मॉडल था, तो देन यू कैन पे द मल्टीपल्स, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. और अगर आपके द अदर पार्ट विच पीपल डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट ट्रेडिंग दीज थिंग्स लाइव इन साइज. सी रिटेल इन्वेस्टर में फ़र्क नहीं पड़ता, बट वेन यूर एन इंस्टीट्यूशन दिस मैटर्स अ लॉट, कि पूरे इंडिया में, और लेट मी रिफ्रेज इट, आई कैन ट्रेड $20 billion ऑफ NVIDIA in a day, $20 billion. इंडिया में आप $1 billion ट्रेड करके दिखा दो, 20 बिलियन तो छोड़ दो, मतलब एज वन इंस्टीट्यूशन ट्राई टू ट्रेड $1 billion ऑफ कैश एक्विटी, ठीक है. फ्यूचर्स यू मे बी एबल टू, कैश एक्विटी आप ट्रेड करके दिखा दो, ठीक है. तो फिर उस बंदे के लिए मतलब इतना मेहनत करो, रात भर जगे रहो, क्योंकि मेरे को रात को ट्रेड करना है, for thing where I can't even trade, whereas I can see मेरे सामने ग्रोथ है, लिक्विडिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं क्यों अपना दिमाग खराब करके इंडिया तक जाऊँ. इंडिया इज ओनली 2% ऑफ ग्लोबल इक्विटीज. इट्स नॉट रेलिवेंट, इट्स नॉट दैट रेलिवेंट. मतलब आई एम नॉट सेइंग इट मे नॉट बी मोर रेलिवेंट गोइंग फॉरवर्ड, इट इज़ नॉट. जो पैसा भी आता है बाहर से, यू शुड क्लासीफाई इट कि वो व्हाट इज एन FPI. सब बोलते हैं FPI नहीं बेचे, बट FPI होता क्या है? ओके, सो FPI इज बेसिकली जस्ट एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. बट व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राइट? तो यू ईदर हैव फंड्स विच आर इन्वेस्टिंग ओनली इन इंडिया. दैट्स द टाइप ऑफ फंड्स आई वर्क विद, Okay. एंड आई एडवाइज एंड दे इन्वेस्ट एंड ऑल दैट. ओके, तो उनका काम है इंडिया में ही इन्वेस्ट करना. तो उनका जॉब देन हो जाता है, यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट मोर ओनली व्हेन यू हैव मोर एसेट्स. तो जिसके लिए आपका एंड इन्वेस्टर जो भी एलोकेटर है, वेदर वो पेंशन फंड हो गया, वेदर वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो गया, फैमिली ऑफिस हो गया, जो भी हो गया, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए इंडिया में एलोकेट करने को, अमंगस्ट ऑल दी अदर ऑप्शंस ही मे हैव इन ऑन द टेबल. ठीक है, तो अगर वो है तो ठीक है, मेरा एसेट्स ग्रो करेगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा. Retail investor usually will come in through maybe more mass type mutual funds or through ETFs increasingly globally. तो उनका size फिर increase करेगा, ठीक है. Then you have Asia focused funds or emerging market focused funds, क्योंकि उनमें एक certain allocation by default India में जाएगा. Say usually it used to be 8-10%, but then China kept falling a lot. So by 2024 we had got to 20-21% of emerging market allocations. अभी we are back to about 13%. ठीक है, वो 8-10% भी हम इसलिए पहुंचे थे क्योंकि पहले हमारा और कम होता था, but then Russia went out of the emerging market basket only. It became uninvestable. तो वो 4-5% का जो रशिया allocation था वो हट गया, तो वो redistribute हो गया. And then China for a long time लोग नहीं डाल रहे थे उसमें, because China was taking the hard decision of investing in a lot of things. तो आपका ROE ये सब compress हो रहा था, उनका गेम ही अलग है. So they were following, you know, a different कि मैं I will do this so that I dominate the world. That was their, at least the physical world. Tech world maybe not, but physical world मुझे dominate करना है, जिसके लिए I will do whatever it takes. तो मेरा whatever return on capital is only, the capital is domination, so it's return on domination, whatever you may call it. ठीक है, that's the game. तो फिर we benefited somewhat in that whole 2014 to 2020 sort of era, because बाकी emerging markets in Asia में broadly पैसा उतना जा नहीं रहा था. मतलब एशिया फंड्स में उतना पैसा नहीं जा रहा था. And then China people were getting a little this thing about कि अच्छा वहाँ डालना नहीं डालना, and China is the biggest allocation in that. तो फिर आपका वो पैसा थोड़ा बहुत reallocate होके इंडिया की तरफ आ गया. रशिया के पंगे सिर्फ ये यूक्रेन वॉर में नहीं शुरू हुए, उनके भी 2014-15 से चल रहा है कुछ. तो वहाँ से भी थोड़ा सा वो एलोकेशन रिडक्शन वो सब हो रहे थे.
ब्राज़ील इज़ अनदर डिसेंट एलोकेशन, पर वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कौन सा रेजीम आता है नहीं आता है वो बहुत स्विंग होता रहता है. कोरिया ताइवान आर यूजुअली स्टेबल, वो उतना नहीं चेंज होते, बट दे वर ऑल्सो नॉट नेसेसरली शोइंग दैट काइंड ऑफ ग्रोथ फॉर सम टाइम. ओके, सो दे वर लाइक सॉर्ट ऑफ स्टक इन अ रेंज. तो देयरफॉर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रहा था या बहुत कम हो रहा था, वो चल रहा था. दे आर स्मॉलर मार्केट्स देन अस, बट दे आर मोर लिक्विड देन अस, क्योंकि उनका वो प्रोमोटर होल्डिंग कम होता है. Then you had this whole AI boom and all these things happened, right? तो जिसमें फिर the likes of your Korea, Taiwan are very direct beneficiaries, क्योंकि मतलब AI boom is one part is the AI being built, but the second part is the hardware आपको जो चाहिए बनाने को, which also has now changed the dynamics of the big tech companies. क्योंकि from a scenario where they could grow without much capex, now that has changed. They have to do also quite a bit of capex to grow. But वो capex कहाँ जा रहा है? Into all the hardware you need for GPUs and data centers and so on and so forth. A lot of those components are made by the Taiwanese and the Korean companies. So they have benefited a lot from that. So the flow then shifted there. Once India had become very expensive by 2023-24, things shifted there. China में थोड़ा extreme negativity हो गया. Also some of it on the back of that real estate issue. Now that real estate issue is a big issue, no doubt. क्योंकि उनका अगर 20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, उनका रियल एस्टेट एक्सपोजर इज समथिंग लाइक 60 ट्रिलियन. टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा उनका रियल एस्टेट है, तो हमारे सबसे बड़े कंपनीज आप ले लो, DLF, प्रेस्टीज, दिस काइंड ऑफ गाइज, ये साल के 12 मिलियन स्क्वायर फीट, 15 मिलियन स्क्वायर फीट बनाते हैं, बेचते हैं. चाइना में देयर आर मल्टीपल कंपनीज, स्टिल एटलीस्ट द बूम वाज गोइंग ऑन, which were making 400 to 450 million square feet per year and selling. Okay, and not one, मतलब there are multiple of them which were doing it. ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके घर के sizes are very different from ours. 1500 square feet sold at the equivalent of 15,000 rupees per square feet, which if you actually adjust for purchasing parity and all is more like 5-6,000 रुपए per square feet के भाव पे घर बिक रहे हैं, which is the same as अपना इंडिया का average, is not very different. Of course, the per capita income is higher, the affordability is more, but that's what was going on. और वो जो हो रहा था was not a short, which just happened out of the blue. क्या हो रहा था? They kept जो अपना बैंक FD रेट वगैरह जो होता है ना, वो 2003-4 onward से ही they had kept it suppressed at about 2-3%. तो therefore पैसा पूरा रोटेट होके दूसरे जगह जा रहा था. स्टॉक्स में गया बीच बीच में, बट पीपल ट्रस्ट स्टॉक्स लेस, विच इज ऑल्सो बीन हिस्टोरिकली आवर थिंग. और उनका स्टॉक मार्केट हमसे मच न्यूअर, ऑल्दो इट्स मच बिगर, इट्स मच न्यूअर. तो पीपल बाय डिफॉल्ट वहाँ पे भी वही रियल एस्टेट खरीदते हैं. दैट वाज बीन द बिगेस्ट संक. नाउ यू रीच दैट सिचुएशन पोस्ट कोविड एंड ऑल दैट, जहाँ पे वो उनका रियल एस्टेट ऑब्वियसली बिकेम जस्ट टू बिग. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऊपर से, तब इतना चाहिए किसको इतना प्रॉपर्टी, और एट दैट सिचुएशन. और उसमें फिर आपका क्या करोगे उस चीज़ का. तो बट उससे अब अगर आपने 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी लेके बैठे हो और उनका वैल्यू गिर रहा है और ये हो रहा है, तो आपको तो वैसे ही बहुत डिप्रेस्ड हो गए हो आप. तो दे हैड समथिंग लाइक 17-18 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ कैश लाइंग इन देयर बैंक अकाउंट्स. And I'm not saying this out of the hat. My JV partner for one of the funds I run from outside has been doing China equities. They've been running a China equity fund for the last 25 years. तो वही बता रहे थे कि some 19 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ कैश उनके बैंक अकाउंट्स में थे, सेविंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो लोग कहीं डालना नहीं चाहते. सो द कॉल द गवर्नमेंट टुक टू एन एक्सटेंट कि ये सेंटिमेंट इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली लोगों को कुछ तो चाहिए. तो इक्विटी मार्केट अपना मरा पड़ा हुआ है. 6-7 ट्रिलियन का उनका इक्विटी मार्केट, मोर और लेस उतना ही मार्केट कैप हो गया था जितना हमारा, इवन दो देयर साइज ऑफ द इकोनॉमी इज 5 times आवर्स. राइट, तो देयर लाइक कि चलो कुछ किया जाए ताकि इक्विटी मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, थोड़ा सेंटिमेंट बेटर हो जाए, जिससे एटलीस्ट ये जो डूम एंड ग्लूम जो हो रहा है दूसरी साइड में, ये थोड़ा रिड्यूस हो. क्योंकि डूम एंड ग्लूम फॉर देम इज वेरी, आई मीन इट्स डेंजरस फॉर एनी गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि रेवोल्यूशन हो जाता है. So that's what kind of has impacted things. So suddenly after 23-24, these combination of events have happened, where and the tariff thing coming up. कि तब तक तो चलो US is the only game in town. Rest doesn't matter. India benefited from just the बाकी emerging markets having their own issues.
सो ठीक है, चलो इंडिया में कुछ तो चल रहा है, जनरली चल रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट है, ऑल ऑफ दैट, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है तो डाल दो, रीएलोकेशन मोर देन एनीथिंग। एलोकेशन फ्रॉम ग्लोबल फंड्स जो होते हैं वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, एक्सेप्ट इक्का दुक्का इधर उधर कुछ रैंडम ले लिया होगा, बट नथिंग ऑफ एनी importance. Most of the global funds were allocating to US only. Only place where India was relevant was the PVC world. Okay. Especially the Asia focused वाला जो PVC side of it है, वहाँ पे it was relevant, no doubt. And especially VC अगर आप देखो is mostly consumer tech या fintech, right? जहाँ पे of course, and you've been part of that journey yourself, so you know exactly how it was. तो वहाँ पे चलो रेलेवेंस है बिकॉज पॉपुलेशन आपका है, योर बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ इन अ वे डिजिटल कंज्यूमर मार्केट, सो एनीबडी डूइंग यूजर जनरेटेड कंटेंट डजंट हैव टू बी इंडियन, कुड बी एनीवेयर, उसके लिए इंडिया इज अ रेलेवेंट मार्केट, व्यूज मिल रहे हैं, रिटर्न्स मिल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. तो सो लीविंग दैट असाइड इट वाज नॉट सो रेलेवेंट. हमें लगता है कि निफ्टी के रिटर्न अच्छे हुए हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा खराब हुए हैं, मतलब ठीक हुए हैं. But when you adjust for the dollar made a high, the rupee made a high of 39 in 2008. वो 39 का आज 91, 92 जहाँ भी पहुँच गया है, right? Nifty made a high at that time of 6,200 or something, जो आज की तारीख में जो भी 22, 23, 24,000 जो भी है. It'll seem like a 4x growth, but उसका 2.5 तो आप हटा दो for the currency only, which is क्योंकि for a dollar investor वो उतना ही रहा है. फिर that has तो barely, I mean I could have just bought any of the big, मतलब I didn't need to be a genius. Like Facebook, Google जो सब यूज कर रहे हैं, I could have just bought that and beaten it hands down. तो फिर मैं क्यों दिमाग खराब करके इंडिया तक आऊँ? That was as simple as that. And when the time came post this tariff drama, where basically what the US is saying, don't invest in my financial markets, come and invest in my real economy. So money started moving back to, अगर यूरोप से पैसा आया, started moving back. Then you had this AI boom going on, and then suddenly China also sort of propping up its market and making it broadly investable again. So suddenly you have options. Money moving back towards Europe, you know, वो वहीं से आया था, वो वहीं गया वापस, ठीक है. Japan was doing okay, चल रहा है. Asia में Korea, Taiwan suddenly go up in relevance with the hardware, GPU, all of that boom, and China coming back. तो फिर आपके alternatives suddenly खुल गए. And then your mineral, metal, ये वाला side started taking off, which means your South America and all of that suddenly become attractive. क्योंकि उनके पास काफ़ी कुछ वो है, South Africa also to some extent, but South America predominantly. तो now you've suddenly got 50 options to choose from, right? तो फिर उसमें then in a country which is also like at some 6 sigma of its historical valuation band, why on earth will I? So that's what it is. Okay, that doesn't mean India is going away. It is just that now we need to work through some of these things, and for our long-term relevance, we now have to build certain things. The supportive things are also there. आपने ये FTA वगैरह जो किए हैं, especially यूरोप वगैरह के साथ, is important. US trade deal, चलो वो पता नहीं अभी क्या होने वाला है उसका, nobody really knows. But Europe is a big market outside Europe, outside US. Right? तो ये सब चीज़ों का रेलेवेंस है, बट दे नीड यू टू बिल्ड योर कैपेबिलिटीज टू बी एबल टू रियली capitalize on that. This has been a great in-depth explanation. Let's wrap it up by saying Indian investors today who are looking for long-term wealth creation for 5 years, 10 years, 15 years, unko, how should they be thinking right now in this context? Sure. So I think first part is just recognizing कि maybe equities will not give that great returns. They will give returns, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, but you just sort of temper down the expectation. Okay. For more sustainable returns, India needs to actually show that वो certain चीज़ें हो रहे हैं. Especially this capacity building which I'm talking about, जो core sectors. See, those are very important क्योंकि उसी से आपका वो जो broader per capita income growth है ना, वो भी आएगा. जब तक आपका ब्रॉडर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ नहीं आएगा तो आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, आपके न्यू इन्वेस्टर्स इनटू द मार्केट भी नहीं आएंगे. वो सेम प्रीमियम लोगों को आप कितने चीज़ें बेचते रहोगे, विच इज़ व्हाट द प्रीमियम गाइज आर जस्ट सेइंग कि अच्छा मैं अब बाहर ही डालूँ ना, मैं अभी ये स्टूपिड वैल्यूएशंस में इंडिया में क्यों लूँ. बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, आपको वो ब्रॉडन आउट करना है बेस, और आपके कंट्री को रेलिवेंट होने के लिए मतलब यू नीड टू बिल्ड दोज थिंग्स. आई थिंक वी विल ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक, बट वी नीड टू सी दैट, बट दैट पाथ टू गेट देयर थोड़ा सा डिफिकल्ट है.
So therefore, being 80% in equities makes no sense. I think the easier way to, at least the way I do it is ki I broadly bucket it into about 4-5 pieces, which is ki, let's say 20% equities, 20% bonds or debt, 20% say gold and other alternative type of assets, 20% maybe your real estate and all of that, and 20% is like my cash pool which I can, depending on किस समय कहाँ opportunities हैं, increase it. So let's say अगर equity में opportunity लगता है, maybe I increase it from 20 to 40. या debt में ज़्यादा opportunity लगता है, I go from 20 to 40. So that you can move it around because आपका world is also changing so much. You can't be very fixed कि यही होने वाला है. Move it around. ठीक है. तो उससे फिर आपका more balanced way to play this होएगा. And when you see that, track that shareholder count, see अगर वो frustration build हो रहा है, माल निकल रहा है, तो then those opportunities you have to look to come back in. But वो वही होगा अगर तब आपके पास कैश हो करने के लिए. अगर आप पूरे वो ग्रोथ स्टोरी एंड इंडिया का ग्रेट शाइनिंग उस पर रहोगे तो then that's difficult. Just be a little realistic about it कि मतलब my first boss Uday Kotak had said a very nice line actually एक बार कि India is a place you can never be too bullish or too bearish. So just keep that in mind, so then life is not so thing. And I think what I laid out also, कि probably our future is more a 15 to 20 range. So play that band. So when you're closer to the 15, maybe then you do your 40% allocation or whatever your higher allocation to equity. When you're closer to the 20% band, participate, but don't necessarily over allocate. And do that. फिर, which areas to do, I'm telling you only, which areas are the ones we need to grow for our real growth to happen. So those are the areas you have to shift towards. Look at the weightage of those areas in the index today. It's barely 25-27%. Our index is allocated too much to asset light businesses. But we need to move to an asset heavy mix. So allocate there. वो आपका alpha create करेगा. Thank you. Lovely talking to you. We'll continue our discussion.